अस्सलामु अलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूं। मैं आपसे मई जून 2024 वेरिएंट 21 डिस्कस करना शुरू किया था। मैंने आपसे 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बेटा। इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसे एंड करेंगे। आते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ऑफ बोथ द न्यूक्लियस की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on shared pair of electron, shared pair of electrons। ठीक है। कीप इन माइंड बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शेयर्ड पेयर पे होती है, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहा है बी में अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन, ठीक है, इज मेड फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही है। देखो बेटा, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा एंड सेकेंड बॉन्ड इज पाई। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड बना होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन एटम्स इन सी डबल बॉन्ड इन अल्कीन। तो बेटा अगर एक डबल बॉन्ड हो या एक पाई बॉन्ड हो तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। sp3 में से एक p को अनहाइब्रिड कर दो तो क्या रह जाएगा, sp2। ये सब आपने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है तो मुझे यकीन है इसमें कोई इशू नहीं होगा। Draw label diagram to show the show in terms of orbital overlap how sigma and pi bonds made in carbon carbon double bond। तो बेटा sigma bond on the axis overlapping ऐसे दिखा दो like this, ये देखो यूं करके दिखा दो, ठीक है। और पाई बॉन्ड बेटा साइड ओवरलैप दिखा दो लाइक दिस, ये देखें ऐसे यूं करके। हाफ पाई बॉन्ड ऊपर होता है और बेटा हाफ पाई बॉन्ड नीचे होता है, तो ये आपको याद होगा ये, ठीक है। सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। एन इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कीन्स एंड द पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है। सजेस्ट वन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स that explain why the pi bonds is broken in electrophilic addition reaction involving alkene। बेटा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर डिफरेंसेस के अंदर। पहला, अगर आप इसमें चाहें तो वो एक्सटेंट्स ऑफ ओवरलैपिंग वाली बात लिख दें, या न्यूक्लियस से करीब होता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इसलिए ठीक है। हम कोई सा भी एक डिफरेंस लिख सकते हैं। आपके पास डिफरेंसेस बॉन्डिंग के अंदर मैं लिखवा चुका हूं, उनमें से कोई एक लिख दें। कि मैं अब लिख सकता हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर, क्योंकि उसने ऊपर से ओवरलैपिंग वाली में बात की ना, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड, या फिर न्यूक्लियस से क्लोज वाली बात भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट द फिगर 5.1, शो द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू 2-methyl propene to produce a major organic product, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड चार्जेस
ठीक है, डाइपोल्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कर्ली एरोज एज अप्रोप्रिएट, यानी सब कुछ बनाना है। पहले मैं आपको छोटी सी एक बात याद दिला दूं, अल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। नंबर वन, किसी भी मैकेनिज्म का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है। तो जो पहला अटैक होता है वो जिसका भी हो, वो उसका मैकेनिज्म के नाम के साथ आता है। तो डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला हमेशा क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होता है। अल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। ओके, एक और बात याद रखिएगा, जब आप हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन लगा उसे हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं। जब आप हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करते हैं बेटा, तो मार्कोनिक ऑफ रूल से मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड होते हैं। मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है बेटा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलाइड का उस कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगेगा जहां ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बेटा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इस तरह ऐड करने से, जिस कार्बन पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो उसमें हाइड्रोजन ऐड करने से जो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन है वो बनता है। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको मेजर प्रोडक्ट का मतलब समझ में आएगा। क्लास में पूरी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं ये मैकेनिज्म, और आई होप आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे बेटा। मैकेनिज्म मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए बेटा, एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। तो ब्रोमाइड नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो आपने एरो इस डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन की तरफ बनाना है, पहली बात। ठीक है, और ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ये हो गया पहले कर ली एरोस। तो आपके पास जो पहला इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोनियम आयन, उसमें आपने चेक करना है राइट साइड वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेफ्ट साइड वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन वहां ऐड करो जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो मुझे जो प्रोडक्ट बनाना चाहिए इंटरमीडिएट का, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, CH3, CH3, और इस कार्बन पे क्या आ जाना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। हो गया पहला। अब आते हैं दूसरी बात, ये इंटरमीडिएट बन गया कार्बोनियम, उसने खुद कहा है लोन पेयर भी बनाओ। ठीक है, एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, एरो हमेशा लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ बनाते हैं। तो आपने इस एरो को यूं बनाना है, ऐसे। ये हो गया HCH, CH3, CH3, और इधर मैंने बना दिया Br बेटा। तो आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, तो ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। और अगर मैं माइनर प्रोडक्ट बोलता तो जो ब्रोमीन है वो लेफ्ट साइड वाले पे लग जाता, दैट्स इट, राइट वाले की जगह। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन वहां ऐड करते हैं जहां ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस बातों का ख्याल रखेंगे। क्लास के अंदर पूरी डिटेल से मार्कोनिक ऑफ रूल करवाया है मैंने लेक्चर्स के अंदर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। वी शोज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है बेटा, सिस ट्रांस, ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फर्क नहीं होता, स्ट्रक्चर का फर्क नहीं होता, सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क होता है, यानी कि जो स्पेस में एटम्स अरेंज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? एक्सप्लेन व्हाट इज मींट बाय स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है बेटा, तो कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेता हूं डेफिनेशन में, फॉर्मेलिटी है ये। कंपाउंड्स with same molecular formula, same molecular formula, same structure, structure भी same होता है, but arrangement of atoms, but arrangement of atoms in space will be different बेटा।
सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस का फर्क होता है। डिड्यूस द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया बोथ सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल दोनों मिला के बोल रहा है। तो देखो, एक तो डबल बॉन्ड है इसके अंदर, राइट। बाकी इसके अंदर आप कायरल सेंटर ढूंढ ले, तो एक मुझे कायरल नजर आ रहा है, ये वाला, मैं इसे सर्किल कर दूं, और एक मुझे कायरल नजर आ रहा है, ये वाला बेटा, सर्किल कर देता हूं इसको भी। तो दो इसमें मुझे कायरल नजर आ रहे हैं, ठीक है, और एक मुझे इसके अंदर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो बेटा, अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर करते हैं तो 2 की पावर n, और अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर करते हैं तो 2 की पावर n। ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर बेटा n की वैल्यू होती है कायरल, और ज्योमेट्रिकल के अंदर n की वैल्यू होती है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो कर सकता है, कायरल सेंटर ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्टिकल देखो तो 2 की पावर 2 हो गई, और अगर आप ज्योमेट्रिकल देखो तो 2 की पावर 1 हो गई, मिला के हो जाएगी 2 की पावर 3। तो बेटा ये हो जाएगा डिड्यूस द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 8 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। क्यों होंगे एक 8 स्टीरियो आइसोमर्स बेटा? इसलिए होंगे कि इसके अंदर 2 कायरल सेंटर है और एक डबल बॉन्ड है। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन योर रीजनिंग, यही बात आप एक्सप्लेन कर दें उसको, ठीक है। द कंपाउंड हैज 2 chiral centers, 2 chiral centers and 1 carbon-carbon double bond, ठीक है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ V। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आप ना इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लिया करें, लाइक दिस, ऐसे C C C, उससे ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मिस्टेक के चांसेस भी नहीं होंगे अगर आप इसको पूरा बना लें, ठीक है। मुझे यकीन है आपने ये बना लिया होगा ऐसा। ये इसमें बच्चों को यूजुअली कोई कंप्लेन नहीं होती। ये लें बेटा, बाकी आप हाइड्रोजन लगाते जाएं, H2 आएगा, इधर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें। क्लास में बड़ी प्रैक्टिस करवाई है मैंने आपको इसकी। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको मसला होना चाहिए। ये H एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अगर आप टोटल गिनेंगे तो ये होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मिनट, लेट मी चेक। मैंने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके लिए पहले से निकाला हुआ था, तो वो गिन के ही निकाला है, मैंने पूरा गिना है। तो ये है C13H20 और O3 बेटा। तो आप इसका ना स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं, और स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के बाद आप उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम गिन लें, दैट्स इट, हो जाएगा। नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वी, ऑल द फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ये हो गया कीटोन, ठीक है। ये हो गया एस्टर, C डबल बॉन्ड O और O, और ये हो गया अल्कीन बेटा, ठीक है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप मुझे इसमें नजर आ रहे हैं। आप लिखेंगे एस्टर, आप लिखेंगे कीटोन, और आप लिखेंगे अल्कीन बेटा, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। ये बी पे आते हैं बेटा। कहता है 6.2 शोज 2 रिएक्शन इन्वॉल्विंग वी, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा मैं ऑर्गेनिक में बच्चों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं उसके अंदर, और मैंने आपको बताई भी ये बात। यार जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन किया करो तो हमेशा याद रखो रिएक्शन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स के होते हैं। वो जो उसने फजूल में साथ में लाइंस बनाई होती हैं, टेढ़े मेढ़े किए होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, वी से आपने डब्ल्यू बनाया, रिएक्शन 1 कह रहा है, प्लस रिएजेंट टी बोल रहा है, ठीक है। आप चेक करें फर्क क्या पड़ा है। फर्क ये पड़ा है कि कीटोन गायब हो गया, ये देखिएगा, चेक करें, मैं आपको फर्क बताता हूं उसके अंदर। यहां पे कीटोन था, ठीक है। यहां पे कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, पहला फर्क आ गया, यानी कीटोन रिड्यूस हो गया। दूसरा फर्क देखिएगा बेटा, यहां आपको अल्कीन नजर आ रहा है, आ रहा है बेटा, अल्कीन अल्केन बन गया, रिड्यूस हो गया।
तो इसका मतलब है आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई, आपने कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया और अल्कीन को, बाकी सब कुछ एज इट इज है। आप देखिए एस्टर अपनी जगह पे। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ टी फॉर द ईच फंक्शनल ग्रुप दैट रिएक्ट्स इन द रिएक्शन वन। तो बेटा ईच फंक्शनल ग्रुप, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना रिडक्शन, अल्कीन से अल्केन बन गया रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा बेटा। आइडेंटिफाई द रोल हम कहेंगे इस रिएजेंट का रिड्यूसिंग एजेंट हो गया बेटा। आगे आओ, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ यू इन द रिएक्शन टू। पहले तो देखो रिएक्शन टू में हो क्या रहा है, चेक करें। रिएक्शन टू को अगर आप गौर से देखें तो मैं अगर इसे हटा दूं, दोबारा देखिएगा, वापस से बताता हूं। रिएक्शन टू में हो क्या रहा है, आपका कीटोन था, ठीक है, आपका कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, डन हो गया। आगे सुनिए, आपका अल्कीन एज इट इज रहा, कोई चेंज नहीं आया, आपका एस्टर एज इट इज रहा, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो वो कह रहा है सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ रिएजेंट यू इन रिएक्शन टू, यानी एक रिड्यूसिंग एजेंट बताएं जो कार्बोनाइल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते। बेटा सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4। अच्छा, आई वुड सजेस्ट डू नॉट यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaAlH4 मत यूज करो। क्यों? क्योंकि बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। यहां पे उसने एस्टर को रिड्यूस नहीं किया हुआ क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बाकी एक बात हमेशा याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड अल्कीन को रिड्यूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड प्रोवाइड करते हैं, हाइड्राइड। और बेटा हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। बट आपके कार्बोनाइल रिड्यूस हो सकते हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करने से, चूंकि वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकता है, जबकि उसने क्या किया है, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में से सिर्फ कीटोन को रिड्यूस किया है। तो बेटा उसके लिए आप एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डू नॉट, आई वुड नॉट सजेस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों? रीजन बता दिया, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ एस्टर। नेक्स्ट देखिएगा, पार्ट सी पे आते हैं। बोथ फंक्शनल ग्रुप्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Y रिएक्ट्स विद एन इनऑर्गेनिक रिएजेंट, ठीक है, टू फॉर्म वन ऑफ द मॉलिक्यूल Q एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द मीथनॉल एज शोन, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म हो गई, मुझे इसकी शक्ल से भी नजर आ रहा है। देखो ये जब प्रोडक्ट बना होगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये अल्कोहल है ना, मीथनॉल, बिल्कुल है। आप चेक कर सकते हैं ये इस एस्टर के इस पार्ट से बना हुआ होगा, दैट्स इट, दैट पार्ट। क्यों? इसलिए कि जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा एस्टर का बॉन्ड ब्रेक होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, एक कार्बोक्सिलिक बनता है और एक तरफ अल्कोहल बनता है। तो एक तरफ तो अल्कोहल बन गया, अब वो पूछ रहा है क्यू भी बताओ, मतलब उसने क्यू भी दिया हुआ इनऑर्गेनिक रिएजेंट। तो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक रिएजेंट का मतलब हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है बेसिकली आपने, ठीक है। आप इस पूरे में से ये हटा दें तो क्यू आपके पास आ जाएगा। तो मैं पहले पूरा फॉर्मूला क्या था मेरे पास, जो मैंने निकाला था शुरू में, कहाँ था फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। C13H20O3 है, C क्या था, मैं यहाँ वापस लिखता हूँ, C13H20O3 था। इसमें से आप एक कार्बन, चार हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हटा दें, एक कार्बन हटाओ तो ये बचेगा C12। अच्छा, उसमें से चार हाइड्रोजन हटाओ तो 20 में से चार हट गए तो 16 और एक ऑक्सीजन हटा बचाओ तो ये हो जाएगा O2 बेटा, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो एक्चुअली इसमें ये सब कुछ हुआ होगा, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूं कि शायद कुछ ऐसा हुआ है कि
आपने इसमें से अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में से एक इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करके मीथानॉल हटा दिया है तो वो मीथानॉल बेसिकली ये वाला पार्ट होगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये होगा, ठीक है। ये C12H16O3 कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। शुरू में इसका इसका पूरा फॉर्मूला था C13H20O3, उसमें से मैंने मीथानॉल हटाया तो मेरे पास ये बच गया, ठीक है। Part of the mass spectrum of Q is shown in figure 6.4. One peaks of mass on charge is greater than 198 आर शोन, ठीक है। अच्छा ये देखो 200 दिया हुआ है और 201 दिया हुआ है। अच्छा अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जब मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स पढ़ाए थे तो उस वक्त मैंने आपसे कुछ बातें की थी, मैं वापस आपको याद दिलाऊं। जब भी कोई हेलोजन होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपके पास M और M+2 पीक होंगी। अगर दो हेलोजन होंगे ब्रोमीन या क्लोरीन में से तो M, M+2, M+4 पीक्स होंगी। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला था बेटा कि कार्बन की जो पीक्स होती हैं वो M और M+1 होती हैं, कार्बन 12 कार्बन 13 की वजह से, ठीक है। तो यहां चेक करें, एक पीक आपको मिल रही है 200 पे और एक पीक आपको मिल रही है 201 पे। इसका मतलब हो गया ये पीक आपकी हो गई M पीक और बेटा ये वाली पीक आपकी क्या हो गई बेटा M+1, ठीक है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एक्स ऑफ द पीक एट मास ओवर चार्ज वैल्यू 201, यानी M+1 की अबंडेंस आपसे पूछ रहा है। तो बेटा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, फॉर्मूला याद है, M/M+1 इज इक्वल टू 100/1.1n, ठीक है। n इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास ऑलरेडी हैं। कैसे पता चला, ये रहे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्यू के बेटा 12 हैं, ठीक है। इसमें क्यू के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 12। तो आपको M+1 निकालना है। जरा मैं इसको रीअरेंज कर दूं, अगर मैं इसे लिखूं M+1 ये बराबर हो जाएगा M इंटू 1.1 इंटू n अपॉन हो जाएगा बेटा 100। शायद मैंने इसको रीअरेंज सही सही कर दिया है, तो मुझे यकीन है ये सही किया है मैंने। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 100 इंटू 1.1 इंटू n की वैल्यू है 12। याद रखिएगा बेटा 12 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है, ये 12 कार्बन है Q के बारे में। तो डिवाइडेड बाय क्या किया हुआ है 100, यही कहा, ठीक है। M की जो M पीक है उसकी अबंडेंस 100% है, ठीक है। M+1 की निकालनी है तो 100 से 100 हटा। अब आपने एक काम करना है, 12 इंटू 1.1, तो 12 इंटू 1.1 13.2 आ रहा है आंसर मेरे पास। आप अपना जरा चेक करें कितना आंसर आ रहा है। मेरे पास आ रहा है 13.2 बेटा, 13.2, ठीक है। तो आपको उसने ग्राफ दिया हुआ था, उसमें m की वैल्यू दी हुई थी, M की अबंडेंस दी हुई थी, M+1 की अबंडेंस उसने आपसे पूछी है बेटा। तो मैंने निकाल ली M/M+1 इज इक्वल टू 100/1.1n। ये वही फॉर्मूला है जिससे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालते हैं। हमसे उसने बोला है कि इसमें अबंडेंस बता दें, इसकी बता देंगे। Q कंटेन्स ओनली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा खुद कह रहा है कि Q कंटेन्स ओनली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। वो जो Q बना हुआ है इसमें, वो कह रहा है इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, ओनली बोल रहा है, ठीक है। इट्स ओके। इसका मतलब ये हुआ हम अगर हाइड्रोलिसिस सोच रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ओके। Complete table 6.1 to show the observation that occurred when 2,4-dinitrophenylhydrazine is added to separate sample of Y and Q। अच्छा Q के अंदर क्या चीज है ये उसने पहले से बता दिया आपको, ये रहा, सिर्फ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। Y के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं वो चेक कर लेते हैं दोबारा से। ये कीटोन है, ठीक है, और ये है एस्टर। अच्छा वाई, पीछे वाई यही था, अगर नहीं मेरे ख्याल है मैंने यहाँ 2 हाइड्रोजन ज़्यादा लिखे हैं।
चेक करो, शायद मैंने y सही नहीं लिखा है। नहीं, सही लिखा है। नहीं, 1 मिनट बेटा, ये था, इसका फॉर्मूला था ना ये, C13H20O3। अच्छा, उसने जो काम किया है वो किया है किस पे, इस पे। तो ये पहले क्या था, बोथ फंक्शनल ग्रुप इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाई रिएक्ट्स विद एन इनऑर्गेनिक रिएजेंट, ठीक है। वाई 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 वाई, वेयर इज द वाई। लेकिन मसला वही है, इसने यहाँ डबल बॉन्ड नहीं दिया हुआ ना, इधर डबल बॉन्ड नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 नहीं होगा बेटा फिर। सही है, ये कितना होगा, 18 होगा, राइट। ठीक है, और अगर ये 18 होगा तो इसमें से अगर हम 4 हटाएंगे तो ये 16 की जगह 14 होना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, गौर से देखें, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। सॉरी, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये, सॉरी, ये हो जाएगा, मैंने कम कर दिए, 20 नहीं होगा बल्कि ये हाइड्रोजन दो ज़्यादा हो जाएंगे ना, 22 होगा ये। ठीक है, और इसमें से 4 निकालूंगा बेटा तो ये वाला फॉर्मूला आपका होना चाहिए था। मैंने डबल बॉन्ड नहीं देखा इसके अंदर, हालांकि यहाँ उससे जो जो मैंने फॉर्मूला पहले निकाला है C13H20O3, उसमें डबल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं का मतलब 2 हाइड्रोजन और ज़्यादा हो गए ना। तो 22 में से अगर मैं 4 हाइड्रोजन हटा दूँ तो ये 18 होना चाहिए, सॉरी। अच्छा, अच्छा हुआ इसने हमसे आगे कुछ पूछा नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, अब वो क्या कहता है, Q ओनली, Q कंटेन्स ओनली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और Y उसने हमें ये दिया हुआ। ठीक है, ये रहा Y। Y के अंदर क्या है, कीटोन है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑन एडिशन ऑफ 2,4-DNPH रिएजेंट Y के साथ। तो बेटा ऑरेंज पीपीटी देगा, क्योंकि कीटोन है, तो हम लिखेंगे ऑरेंज पीपीटी। ठीक है, और Q के लिए वो खुद कह रहा है ओनली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे नो पीपीटी, क्योंकि 2,4-DNPH कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट होता है। ठीक है, 2,4-DNPH किसका टेस्ट होता है, कार्बोनाइल का। कभी भी अगर एल्डिहाइड कीटोन को चेक करना हो तो 2,4-DNPH क्या करेंगे बेटा, वो उसमें डालने से ऑरेंज पीपीटी प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, आगे देखिएगा क्या बोलता है, अंडर सर्टेन कंडीशन 0.002 मोल ऑफ Q reacts with an excess of sodium to produce the total 44.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस आरटीपी। अच्छा, उसने पहले बता दिया आपको कि Q के अंदर सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये उसने बता दिया। ठीक है, यानी OH ग्रुप है। अब वो तुम्हें कह रहा है कि सोडियम डालने से गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो बेटा इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ Q। बहुत आसान है, आपको याद होगा बेटा, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन का रेशो 2:1 का होता है। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगी, और अगर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो सोडियम के साथ हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बनती है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन का रेशो क्या होता है, 2:1 का होता है। ठीक है, उसने कहा Q के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बताओ कितने, तो बेटा 2:1 का रेशो ये वाला याद रखना, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, अभी हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये कहता है 0.002 मोल्स ऑफ Q से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, 44.8 है ना, तो 0.0448 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा अगर हम 24 DM³ से 24 DM³ गैस से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, हमारे पास रेशो आ जाएगा 24 फिर गलत लिख दिया ना, STP पूछा है बेटा। ठीक है, इट्स STP, तो यानी 22.4 DM³ होगा।
22.4 multiplied by 0.002 divided by 0.0448, ठीक है। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 1 मोल, ये आ गया 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। अब आप देखें 22.4 का मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एसटीपी पर, और इससे भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है 1। तो अब आप सोचें 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1:1 का रेशो है। अब आप सोचें अगर 1 मोल किसी कंपाउंड का 1 मोल हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे? 2, ठीक है। अगर 1 मोल पूरा कंपाउंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा हो, तो इसका मतलब ये हो गया आपके कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन गैस का रेशियो क्या होता है? 2:1 का बेटा। तो द राइट आंसर इज 2। आगे देखो, यूज द टेबल 6.2 टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन two differences between the infrared spectrum of Y and Q in the region above 1500 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, पहले तो हम उसको चेक कर ले Y और Q को दोबारा से, ताकि आपको यार ये चीज़ें भूल ना जाएं। Y एंड Q, पहले तो Y देख लेते हैं। Y किधर है? ये रहा बेटा। अब देखो ज़रा, ये जो Y है इसको गौर से देखिए, ये रहा Y, ठीक है। मैं इसे मिटा दूं ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ये रहा Y, ठीक है। और Q हाइड्रोक्सिल है, उसने खुद कहा है, ठीक है, Q इज हाइड्रोक्सिल। Y जो है उसको आप चेक करें बेटा, इसमें क्या है? ये कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल। ये भी कार्बोनाइल ही है, बट यहाँ पे जो कार्बोनाइल है उससे आप पता कर सकते हैं कि Y के अंदर क्या होगा। जो तकरीबन 1700 के करीब जो एक पीक होती है, जो C डबल बॉन्ड O की होती है, वो मिलेगी हमें इसके अंदर। हाइड्रोक्सिल के अंदर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम इसी बात को आगे लेके चलेंगे। याद रखिएगा Y में कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और हाइड्रोक्सिल को उसने खुद कहा हुआ है कि Q के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेटा। तो आप सिंपल इसको देख के कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, हाँ, कार्बोनाइल, ठीक है। और इसमें कार्बोनाइल के लिए हमारे पास हो सकता है C डबल बॉन्ड O एब्जॉर्प्शन 17 6, ये रहा कार्बोनाइल के लिए। और बेटा वो जो हाइड्रोक्सिल है उसमें हमारे पास ये रहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल, Q के लिए हाइड्रोक्सिल और Y के लिए कार्बोनाइल की रेफरेंस देते हैं बेटा। तो मैं लिख लेता हूं Y will show absorption around 1670 to 1740 for carbonyl C डबल बॉन्ड O, while Q उसने खुद का है हाइड्रोक्सिल है, ये रहा हाइड्रोक्सिल। Q will show absorption around 3200 to 36,500, 36 नहीं 3650 because of हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 14 पेज खत्म। इसके साथ ही हमारा ये पेपर हो गया खत्म, ठीक है। आप पूरे पेपर में तकरीबन ये वाला पेपर अगर मैं एनालाइज करूं तो शायद मुझे लगता है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा थे।
और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान थे इसके अंदर। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, सिंपल एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में उसने, एक कंपाउंड के बारे में उसने बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल है। दूसरे के बारे में बेटा आपने उसके कंपाउंड के स्ट्रक्चर से देख के बता दिया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी डिस्कशन लेक्चर में आपसे वापस मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।